नमस्ते। आइए झांसी की रानी नामक कविता पाठ में से आपको कुछ परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नोत्तर मैं समझाऊंगी। आइए शुरू करें। ये तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। पहला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर बहुत छोटा सा है। रानी के पास कौन कौन से हथियार, प्रमुख हथियार, रानी ने किन किन हथियारों का प्रयोग किया था? रानी के पास बर्छी, वो स्पीयर जैसा एक हथियार है। ढाल, वो भी स्पीयर जैसा है। कृपाण यानी तलवार है। कठार यानी डैगर है। इन सभी हथियारों से रानी लड़ाई लड़ती थी। फिर दूसरा प्रश्न बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो मर्द के समान लड़ने वाली औरत वो और कोई नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इसका अर्थ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने वीर पुरुषों के समान अदम्य साहस, अनकंपेरेबल करेज और अग्रेसिव नेचर का प्रदर्शन किया। वे एक निडर योद्धा की तरह अंग्रेजों से लड़ी, लाइक फियरलेस वॉरियर के समान अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। फिर देश के लिए शहीद हो गई बहुत छोटी सी उम्र में। अपने ही सेनापति के गद्दारी के कारण, विश्वासघात सेनापति के कारण उन्हें शहीद होना पड़ा। 4 प्रश्नों के उत्तर हम साथ साथ सीख लेंगे। देखिए, रानी के सहेलियों के नाम बताओ। रानी को युद्ध की कला में, रानी ने ही उन्हें सिखाया युद्ध की कला। और युद्ध की कला में निपुण 2 नारियां थी, 2 औरतें थी रानी की सहेलियां। उनका नाम है कान्हा और मंथरा। फिर 14 प्रश्न, झांसी के किले को जीतने में अंग्रेजों की मदद एक धोखेबाज ने किया था। किसने उनकी मदद की? उस धोखेबाज का नाम क्या थे? उसका नाम है दुल्हा सिंह, विश्वासघाती, चीटिंग करने वाला, गद्दार आदमी। उसने अंग्रेजों का साथ दिया सोना लेकर और किले का दक्षिणी दरवाजा खोलकर अंग्रेजों के लिए खोल दिया और इस प्रकार अंग्रेजों की मदद की और रानी को युद्ध में परास्त होना पड़ा। रानी की वीर गति यानी युद्ध में वीर गति यानी वीर मृत्यु के पश्चात, आफ्टरवर्ड्स, कवयित्री उनके लिए क्या कहते हैं? वे कहती है कि रानी का बलिदान व्यर्थ नहीं हो जाएगा। उनकी समाधि, उनकी मॉन्यूमेंट हमारे लिए एक सिंबल होगा, वीरता का सिंबल होगा, अमर निशानी होगी। लोग हमेशा मोटिवेशन के रूप में, प्रेरणा के रूप में या इंस्पिरेशन के रूप में उनका नाम याद करेंगे। वीर पुत्री, भारत की वीर पुत्री रानी लक्ष्मीबाई। छठी प्रश्न देख लीजिए, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। बहुत दुख की बात है। रानी के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई। उसके बाद झांसी में काली घटाएं घेर गई। अंग्रेजों ने झांसी राज्य को हड़पने की नीति को अपनाया, झांसी को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। और रानी ने क्या किया? रानी ने इसका विरोध किया। संघर्षपूर्ण जीवन की शुरुआत हुई और रानी ने लड़ाई करने का निश्चय किया और अपने दत्तक पुत्र को हाथ में लेकर वार फील्ड में आकर उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई की।
आदि लिखोत्तरीय प्रश्नों के बाद कुछ लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर सीख लेंगे। क्या नीलाम किया जाता था? कौन कौन सी वस्तुएं नीलाम में रखी जाती थी? ऐसा क्यों किया? किसकी नीलामी की जाती? नीलामी तो हमारे राजा महाराजाओं और जमींदारों यानी लैंडलॉर्ड्स, उनकी नीलामी की जाती थी। यानी उनकी वस्तुएं लेकर ऑक्शन में रखा, ताकि लोगों का पैसा बोल बोल कर ज्यादा पैसा किससे मिलेगा उसके उसको ये चीजें दी जाती थी। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति अपने राज्यों को हमारे किंगडम और प्रिंसली स्टेट को हड़पना, अपने कैप्चर में अपने कॉन्कर करने की नीति को अपनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के महाराजाओं के राजमहल, कीमती चीजें, उनकी कीमती चीजें जैसे नागपुर के जेवर, ऑर्नामेंट्स ऑफ नागपुर, लखनऊ का 9 लाख हार, मतलब लखनऊ में बनाया गया 9 लाख का बड़ा सा नेकलेस, यानी हीरा मोती डायमंड्स पर्ल्स आदि से बना करोड़ों या अरबों रुपयों का नेकलेस आदि को और ऑक्शन में रखा। राजाओं और जमींदारों की जागीरें, जागीर मीन्स देयर प्रॉपर्टीज, यानी उनकी भूमि, लैंडलॉर्ड्स की भूमि, राजा महाराजाओं के संपत्ति, धन संपत्ति, आभूषण, ऑर्नामेंट सबको पब्लिक में लाकर नीलाम में रखी गई। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय राज्य को हड़प लिया था और वे भारतीयों की संपत्ति को बेचकर अपना खजाना, अपना पॉकेट भरना चाहते थे। ये तो अंग्रेजों की लूट करने की नीति को व्यक्त करते हैं। साम्राज्यवादी नीति यानी अपने साम्राज्य के अंदर, अपने सुल्तानेट के अंदर भारत के राज्यों और किंगडम और प्रिंसली स्टेट को अपनाने की नीति भारतीयों का आर्थिक शोषण, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन, इन सभी की ओर संकेत करते हैं। कई बार राजाओं की निजी संपत्तियों भी जब्त कर ली जाती थी, यानी हमारे संपत्ति, राजाओं की संपत्ति, भारत की अपनी संपत्ति को उन्होंने बहुत बड़ा लैंड टैक्स, कई तरह के टैक्स के रूप में इन सभी संपत्ति को अपनाने की कोशिश की। और स्थायी बंदोबस्त मतलब permanent agreement for the settlement of revenue tax and other taxes, इन सब को एक टैक्स के अंडर बनाया और राजाओं, महाराजाओं, जमींदार यानी ओनर्स ऑफ द लैंड, लैंडलॉर्ड्स को टैक्स बनाकर निश्चित तिथि बना दी। इस तिथि के अंदर आप उनको टैक्स भरना है, पे करना है। तो जो राजा या जो जमींदार निश्चित तारीख के अंदर ये अमाउंट, राशि यानी अमाउंट जमा नहीं कर पाए, दे कुडंट पे इट, उनकी चीजें, उनकी कीमती वस्तुएं लेकर ऑक्शन में रखा और पैसा वसूल करने के लिए, उनमें से पैसा वसूल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कर पेमेंट नहीं किया, टैक्स पेमेंट नहीं किया था, इसलिए उनकी वो पैसा हड़पने के लिए उनकी कीमती वस्तुओं को नीलाम में रखा और जब्त कर ली। यह एक दीर्घ उत्तर प्रश्न है। देखिए, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भारत और विशेष रूप से हम झांसी के बारे में पढ़ा, इसलिए झांसी पर आए संकट के काले काले बादल, झांसी के ऊपर मंडराने लगे काले काले बादल, इनके बारे में स्पष्ट कीजिए, आशय व्यक्त कीजिए। यहाँ
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपनी कविता में कहती है कि झांसी के ऊपर या पूरे भारत के ऊपर काले काले बादल मंडराने लगे। ये क्या है कि लॉर्ड डलहौसी के द्वारा लागू किए गए साम्राज्यवादी नीति है। साम्राज्यवादी नीति का मतलब हमारे हमारे भारत की भूमि को हड़पने की नीति, कॉन्कर करने की नीति। अगर भारत के कोई राजा मर जाए तो वहां कोई सक्सेसर नहीं है तो क्या होगा, वो लैंड, वो राज्य, वो किंगडम या प्रिंसली स्टेट अंग्रेजों के अंडर जाएगा, उनके साम्राज्य में विलय हो जाएगा, यानी दे विल कॉन्कर इट। तो ये लॉर्ड डलहौसी का नई नीति थी, नया नियम था। यह तो हमारे भारत भूमि के ऊपर काले काले बादल जैसे मंडराने लगे। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी पर भी यह संकट आ गया। पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की नजर झांसी पर पड़ी। बिना किसी वारिस यानी उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर होकर उत्तराधिकारी के राजा के निधन होने पर यानी राजा की मृत्यु होने पर ये राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। दे विल टेक दिस ऑल, कॉन्कर दिस ऑल किंगडम। झांसी के राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। फिर अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा ले लिया, झांसी को कॉन्कर किया। राजा द्वारा मृत्यु से पूर्व एक पुत्र को गोद लिया था, यानी दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड चाइल्ड दामोदर राव वाज देयर, लेकिन अंग्रेजों ने इसको वैध उत्तराधिकारी, लीगल सक्सेसर नहीं माना। लीगल सक्सेसर मानने से इनकार कर दिया। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम एज ए क्राउन प्रिंस ऑफ झांसी। इसलिए मार्च 1856 में हड़प नीति के तहत यानी अंडर साम्राज्य नीति या हड़प नीति, उसके अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी का अपना साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी को भी अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। तो रानी को 60,000 रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में देने की पेशकश की। दे मेड एन एग्रीमेंट, 60,000 rupees yearly will go to Rani Lakshmibai, but the whole kingdom will be under British. रानी ने इस अन्याय का डट कर विरोध किया। वेरी फर्मली शी ओपोज्ड, और शी डिक्लेयर्ड दैट मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, और अपने दत्तक पुत्र को गोद में उठाकर रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की। अंतिम प्रश्न देखिए, ये भी दीर्घ उत्तर प्रश्न है। जब समाज के सभी लोग मिलकर खड़े हो जाते हैं तो बड़ी सी बड़ी चुनौती, चैलेंजेस का सामना आसानी से कर सकते हैं। एकता में शक्ति होती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इस एकता का स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इसका महत्व बताइए। बिल्कुल सही है, एकता में शक्ति होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत ने यह देखा, जब भारत में कभी भी कोई ना कोई संकट, डिफिकल्टी आती है तो देश की एकता नजर आती है। भारत
में स्वतंत्रता पाने के लिए टू गेट द फ्रीडम 1857 की क्रांति, द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, अदरवाइज इट इज नोन एज सिपाही म्यूटिनी। इसमें रानी लक्ष्मीबाई जैसे सामंत राजाओं ने किंगशिप या किंगडम और प्रिंसली स्टेट के राजाओं ने अपने महलों से एक क्रांति की शुरुआत की अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरोध, अगेंस्ट ब्रिटिश दे स्टार्टेड ए वार, ए फाइट, ए रेवोल्यूशन। तो आम जनता में इसमें अपनी भागीदारी ले ली। उन्होंने आम जनता को, ऑर्डिनरी पीपल, अपनी झोंपड़ियों से निकलकर इस भीषण जन आंदोलन का रूप ले दिया। तो ये सारे भारतीय मिलकर एक साथ एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। इस संघर्ष में, इस स्ट्रगल में, इंडियन इंडिपेंडेंस, ग्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस द स्ट्रगल में हिंदू, मुस्लिम और विभिन्न जाति के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए आगे बढ़े। स्वतंत्रता पाने की इस लड़ाई में समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी ग्रुप, कोई भी आदमी पीछे नहीं रहा। महलों के राजा हो, महाराजा हो, या झोंपड़ी में रहने वाले आम आदमी हो, आम किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, सभी ने मिलजुल कर देश की एकता दिखाते हुए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। राजा, प्रजा, अमीर, गरीब, उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, सभी ने मिलकर अपनी निजी स्वार्थता को भूलकर, अपने मतभेद मीन्स डिसओपिनियन, उन सबको they forgot all of this disopinion, विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। तो इससे भारत में एक मजबूत राष्ट्रीय चेतना, नेशनल अवेयरनेस पैदा हुआ। जब पूरे समाज ने एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध किया तो स्वतंत्रता आंदोलन अधिक प्रभावशाली यानी पावरफुल, इफेक्टिव बन गया। जब समाज में सभी लोग एक साथ खड़े हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एकता में शक्ति निहित होती है। बिल्कुल सही है। देखिए, आपको ये प्रश्नोत्तर बहुत उपयोगी होंगे। अगर आपको पसंद आए तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा, और लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।